हेलो। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतिवाल। मैं आप सभी का हमारे YouTube प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस पे हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान के इतिहास के अंदर मेवाड़ का इतिहास। और कल की क्लास में हमने देखा महाराणा सांगा। आज महाराणा सांगा से आगे का राजा पढ़ेंगे महाराणा विक्रमादित्य। 1531 से 1536 तक विक्रमादित्य का शासनकाल रहता है। विक्रमादित्य के शासनकाल के अंदर क्या क्या घटनाएं घटती है वो देखेंगे। प्रारंभ करते हैं विक्रमादित्य की क्लास। चलते हैं हम दोनों, चलते हैं हम दोनों एक लंबे सफर पर, मैं तेरा और तू मेरा बनकर। चलते हैं हम दोनों एक लंबे सफर पर, मैं तेरा और तू मेरा बनकर। सफर की बात करते हैं, लंबा सफर, लंबे समय तक तैयारी करनी पड़ेगी। थोड़ा तैयारी करेंगे तभी सक्सेस होंगे, सफलता मिलेगी। और तू मेरा और मैं तेरा बनकर मतलब जो अपना पाठ्यक्रम जिस पुस्तकों से पढ़ रही है, अपने पास जो पाठ्यक्रम सामग्री है उनसे मोहब्बत करनी है, उन्हें अपना बनाना है और आपको उनका बनना है। इससे दोनों के बीच में जो संबंध है काफी अच्छा संबंध बनता है। काफी अच्छी तैयारी के साथ लगे रहें। कुछ ही समय में रीट पात्रता का नोटिफिकेशन जारी होने वाला है, वो भी अच्छी खबर है। उसके बाद में मार्च फरवरी के अंदर कहा जा रहा है कि जो रीट मेन है उसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और कुछ समय का जो है बीच में अंतराल रहेगा। उसके बाद में मेन पेपर जो है, मेन एग्जाम जो है वो होगा। अब देखते हैं सरकार कितने पदों पे नोटिफिकेशन जारी करती है, उसके अनुसार तैयारी करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं महाराणा विक्रमादित्य से। महाराणा विक्रमादित्य से महाराणा विक्रमादित्य का मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है 1531 से 1536 ईस्वी तक विक्रमादित्य का टाइम पीरियड रहता है। विक्रमादित्य से पहले एक और देख लेते हैं। अब वो ये है कि सांगा की जो मृत्यु होती है वो 1528 के अंदर होती है। तो सांगा के बाद में 3-4 साल का लगभग जो अंतराल है, इसमें किसने राज किया होगा? कोई तो यहाँ पे आया होगा। तो सांगा का सबसे बड़ा पुत्र था, सांगा का बड़ा बेटा जो था वो था जी भोजराज। कौन था? भोजराज। भोजराज था जो बड़ा पुत्र था। और इस भोजराज की जो पत्नी थी वो पत्नी थी मीराबाई। कौन है? मीराबाई। सांगा जो थी वो मीराबाई के ससुर थी। सांगा जो थी मीराबाई के ससुर थी। और इस भोजराज की सांगा के समय में ही मृत्यु हो जाती है, ये खत्म हो जाता है। अब ये तो राजा बन नहीं सकता, बल्कि राजा बनने के योग्य बड़ा पुत्र होता है, लेकिन भोजराज खत्म हो गया। इसके बाद में सांगा का एक और पुत्र था रतन सिंह। रतन सिंह राजा बनता है, लेकिन रतन सिंह राजा तो बन जाता है, इसके बूंदी के जो हाड़ा थी उनके साथ नहीं बनती है। बूंदी का राजा था सूरजमल। बूंदी का राजा था सूरजमल। और ये दोनों व्यक्ति एक दिन युद्ध कर लेते हैं। और युद्ध करते किस कारण है कि दोनों के दोनों व्यक्ति शिकार पे थे आपस के अंदर। और करने तो शिकार गए थे, लेकिन शिकार आपस में एक दूसरे के हो गए और दोनों ने एक दूसरे को मार दिया, दोनों खत्म हो गए। तो रतन सिंह और सूरजमल की दोनों की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। दोनों की हो गई मृत्यु। अब इस रतन सिंह के बाद में जो बचा वो बचता है विक्रमादित्य।
अब जो विक्रमादित्य है ये राजा बनने के लायक नहीं है, इसके अंदर ढंग के लक्षण नहीं है, लेकिन अब इसको पढ़ना पड़ेगा। और विक्रमादित्य अब विधिवत रूप से पढ़ते हैं, क्या विक्रमादित्य के अंदर है वो बात करते हैं। विक्रमादित्य की माता है जो है कर्मावती। कर्मावती ये बूंदी की हाड़ी रानी है। बूंदी की हाड़ी रानी है, ये बूंदी की हाड़ी रानी है। बूंदी की हाड़ी रानी है। इसके दो पुत्र हैं, एक तो ये विक्रमादित्य है, ये बड़ा है। विक्रमादित्य के बाद में एक छोटा पुत्र है जो उदय सिंह है। और विक्रमादित्य राजा बनने के योग्य नहीं है, इसमें ढंग के लक्षण नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। उदय सिंह अभी बच्चा है, छोटा है। ये दूसरा पुत्र है कर्मावती का। जैसे ही विक्रमादित्य राजा बनता है तो गुजरात का राजा 1533 के अंदर है। 1533 में आता है, मेवाड़ पे आक्रमण करता है। आता है, मेवाड़ में आक्रमण करता है। राजा है बहादुर शाह। बहादुर शाह नाम का राजा है। 1533 में आक्रमण करता है, लेकिन कर्मावती ने बहादुर शाह से संधि कर ली, बिना किसी युद्ध की संधि कर ली। कर्मावती ये जानती है कि अभी सांगा के बाद में लगातार राजा बदल रहे हैं और विक्रमादित्य जो है इतना योग्य राजा नहीं है। अगर बहादुर शाह से युद्ध किया तो बहादुर शाह जितना जिसे आता है अपने नेतृत्व में वो सारा हड़प लेगा, सारे पे कब्जा कर लेगा। कर्मावती ने संधि करके इस बहादुर शाह को रणथंबोर का किला दे दिया और बहादुर शाह इस रणथंबोर किले को लेकर वापस गुजरात चला जाता है। कुछ समय निकलता है, फिर ये बहादुर शाह सोचता है कि अपन पहले गए थे तब अपन को बिना युद्ध किए सीधा रणथंबोर मिल गया था, तो क्यों न दोबारा जाए और दोबारा कुछ और मिल जाए। लेकिन ये दोबारा 1534-35 के अंदर आक्रमण करता है और कर्मावती ने इस बार कोई संधि नहीं की, बल्कि युद्ध करने का निर्णय लिया। कर्मावती युद्ध करती है बहादुर शाह से, लेकिन बहादुर शाह की सेना ज्यादा थी और ज्यादा सेना होती है तब आपको पता है क्या होता है, साका होता है। साके में दो चीजें होती हैं, एक होता है जौहर और दूसरा होता है केसरिया। अब पढ़ते हैं इस साके के अंदर कौन जौहर किया और किसने किया केसरिया। बहादुर शाह आक्रमण करता है 34-35 के अंदर, 1534-35। इस 1534-35 का जो आक्रमण है बहादुर शाह का, इसको जानते हैं जी चित्तौड़ के दूसरे साके के नाम से। ये दूसरा साका था चित्तौड़कार। बहादुर शाह का दूसरा आक्रमण था। पहला साका हमने पढ़ लिया था पदम सिंह पहला शाखा हमने पढ़ा पद्मनी व रतन सिंह का। अब कर्मावती ने क्या किया, इस शाके से पहले विक्रमादित्य व उदय सिंह को अपने पीहर, इनके ननिहाल यानी बूंदी भेज दिया। ये बूंदी चले जाते हैं, राजा बूंदी चला गया तो युद्ध को लीड कौन करेगा, तो यहाँ पे एक सैनिक था जी बाघ सिंह देवलिया। बाघ सिंह देवलिया नाम का सैनिक था। देवलिया जी पहले कहते थे प्रतापगढ़ को, वर्तमान में जो प्रताप है इसको देवलिया कहते थे।
ये बाघ सिंह देवलिया युद्ध करता है। इस बाघ सिंह देवलिया को एक नाम और से जाना जाता है। ये चित्तौड़गढ़ मेवाड़ वाले जितने भी थे अपने आप को दीवान मानते थे, तो इसको कहते हैं जी देवलिया दीवान। देवलिया दीवान भी कहते हैं बाघ सिंह देवलिया को। अब जोहर करेगी तो कौन करेगी जी? जोहर करेगी कर्मावती, और केसरिया करेगा कौन धारण? बाघ सिंह। बाघ सिंह देवलिया के नेतृत्व में केसरिया, और जोहर होगा कर्मावती के नेतृत्व में। इनको पता था कि जो बहादुर शाह है इसकी सेना ज्यादा है, अपने पास कम है, तो साका होना ही है। तो जोहर किया कर्मावती ने, बाघ सिंह ने धारण किया केसरिया। लेकिन इस जोहर से पहले कर्मावती दान देती है। दान देती है तो पूरे स्थान है वहां पे एक ताम्र पत्र मिला है, उसके अंदर इसकी जानकारी है। तो पुर ताम्र पत्र में दान की जानकारी है कि कर्मावती जोहर से पहले दान देती है। लिखा हुआ है 1535 में। तो इस पुर ताम्र पत्र से इस युद्ध का जो टाइम है वो भी पता चलता है। पुर ताम्र पत्र से कर्मावती ने जोहर किया, बाघ सिंह ने केसरिया धारण किया। अब युद्ध होता है। अब युद्ध होता है। बाघ सिंह खतरनाक तरीके से लड़ता है, लेकिन युद्ध में मारा जाता है पांडु पोल पे। पांडु पोल पर मारा गया, शहीद हो गया, मृत्यु हो जाती है बाघ सिंह देवलिया की। मृत्यु होने के बाद में बहादुर शाह किले के अंदर जाके देखता है तो अंदर उसे कुछ नहीं मिलता है, लेकिन बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अधिकार कर लिया। अब इसी के साथ एक और पढ़ लेते हैं, छोटी क्लासों की राजस्थान अध्ययन की बुक में हम पढ़ते हैं वो बात, तो वो भी मैं बता देता हूं। जब बहादुर शाह दोबारा आक्रमण करने आया था 34-35 में, तो कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। हुमायूं को राखी भेजी थी सहायता के लिए। उस समय हुमायूं ग्वालियर था। हुमायूं ग्वालियर था। इस बहादुर शाह का गुजरात व मालवा दोनों क्षेत्र पे अधिकार था। लेकिन हुमायूं को पता चला कि जो बहादुर शाह है ये मेरे से पहले निकल गया, मैं ग्वालियर से अब मेवाड़ नहीं पहुंच सकता, इतने समय के अंदर पहुंचूंगा तो बहादुर शाह आक्रमण करेगा और युद्ध कर लेगा, मैं युद्ध के बाद में पहुंचूंगा। इस हुमायूं ने क्या किया, ग्वालियर से सीधा मालवा की ओर जाता है, और मालवा का जो क्षेत्र बहादुर शाह के क्षेत्र में था, कब्जे में था, उस पे अपना अधिकार कर लेता है। मालवा पे हुमायूं कब्जा कर लेता है। बहादुर शाह को पता चलता है कि हुमायूं ने कब्जा कर लिया है, तो हुमायूं गुजरात जाता, बहादुर शाह गुजरात जाता है। मालवा पे तो हुमायूं है, लेकिन जाएगा कहां? गुजरात। वहां पे भी पार नहीं पड़ने पे बहादुर शाह भाग कर जाता है दमन द्वीप। दमन व द्वीप पे भी बहादुर शाह का अधिकार था, ये वहां पे जाता है। लेकिन ये जाता किस कारण है? ये पुर्तगालियों से संधि के लिए जाता है कि उनसे संधि करेंगे और जितना क्षेत्र उनका आता है उतना उन्हें दे दूंगा और बाकी अपने पास रख लूंगा। दमन द्वीप पहुंच तो जाता है, पुर्तगालियों से संधि करने के लिए गांव में बैठते हैं। गांव में जाने के लिए समुद्र का रास्ता पार करना पड़ेगा, उस समुद्र के लिए नाव में बैठना पड़ेगा, और नाव में बैठता है। पुर्तगालियों ने इस बहादुर शाह को समुद्र में ही फेंक दिया। बहादुर शाह की क्या होगी? मृत्यु होगी। हुमायूं वापस चला जाता है। हुमायूं वापस चला जाता है। बहादुर शाह ने चित्तौड़ पे अधिकार किया, लेकिन बाद में इन महाराणाओं ने, गोहिलों ने पता चलने पे वापस अधिकार कर लिया था मेवाड़ पे। बहादुर शाह के जो वंशज रह रहे थे मेवाड़ में, उन्हें यहाँ से भगा दिया और मेवाड़ को अपने में वापस मिला लिया था। अब जी बात ये आई
कि इतने समय राजा किसको बनाया जाए, बीच में मेवाड़ को भी संभालना है। तो मेवाड़ को संभालने के लिए विक्रमादित्य और उदय सिंह दोनों बूंदी थे। तो मेवाड़ को संभालने के लिए एक व्यक्ति और आता है बीच में, उसे मेवाड़ संभालने के लिए कुछ समय के लिए मेवाड़ की देख रेख के लिए उसे नियुक्त किया गया राजा। वो व्यक्ति आता है जी बनवीर। ये बनवीर पृथ्वीराज पढ़ा था हमने, पृथ्वीराज पढ़ा था। और ये पृथ्वीराज वो है उड़ना राजकुमार। उड़ना राजकुमार ये वो ही पृथ्वीराज है। इसका 10 पुत्र था, कॉन्क्यूबाइन 10 पुत्र था बनवीर। इसे नियुक्त किया गया कि आप कुछ समय मेवाड़ के राजा बने, बनवीर राजा बने। अब बनवीर दिमाग लगाता है कि मुझे तो कुछ समय के लिए ही राजा बनाया गया है, विक्रमादित्य वापस आएगा तो वो राजा बनेगा, और विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह राजा बनेगा, तो क्यों न उदय सिंह को उड़ा दिया जाए। फिर ये सोचता है कि अगर उदय सिंह को मार दिया तो विक्रमादित्य में भले ही लक्षण न हो, गुण न हो, योग्यता न हो, राजा तो फिर विक्रमादित्य को बनाएंगे। टेढ़ा है पर मेरा है। अब बनवीर ने ऐसे सोचते सोचते विक्रमादित्य की क्या कर दी जी, विक्रमादित्य की कर दी हत्या। विक्रमादित्य को तो मार दिया बनवीर ने। विक्रमादित्य के बाद में उदय सिंह को भी मारना चाहता है कि उदय सिंह को भी मार देंगे और बाद में अधिकार कर लेंगे अपन मेवाड़ पे। लेकिन गड़बड़ हो जाती है। उदय सिंह को जब मारने के लिए जाता है, जो उदय सिंह की धाई माँ थी, धाई माँ की बात करी सर। धाई माँ क्या होती है? धाई माँ होती है बच्चे को पालने वाली, उसका ध्यान रखने वाली, लालन पालन करने वाली, ये धाई माँ थी जी। पन्ना धाई, पन्ना धाई माँ। पन्ना धाई माँ ने क्या किया, जैसे ही बनवीर आया तो पन्ना धाई ने उससे पहले उदय सिंह को उस पालने झूले से निकाल के वहां पे अपना पुत्र लेटा दिया। और इनका पुत्र था जी चंदन। चंदन को लेटा दिया। उदय सिंह की पोशाक वेशभूषा पहना दी, उदय सिंह को साइड में कर दिया। बनवीर आता है, धाई माँ एक बार तो मना करती है, लेकिन बनवीर थोड़ी अपना जोश दिखाता है और इस उदय सिंह के चक्कर में चंदन को मार के चला जाता है। देखता नहीं है, कपड़ा नहीं उठाता, तलवार मार के भाग जाता है। तो इस पन्ना धाई माँ ने अपने राजा स्वामी के लिए, अपने स्वामिनी के दिए हुए वचन को निभाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था, बलिदान दिया था, अपने पुत्र का बलिदान दे दिया था। इस महिला को भी याद किया जाना चाहिए। इनके नाम पे हमारे राजस्थान में कोई ना कोई पुरस्कार होना चाहिए, इनके नाम का भी सम्मान होना चाहिए, लेकिन नहीं है। ऐसी अपनी प्रथा है कि ऐसा नहीं होता है। अब भाई पन्ना धाई इस उदय सिंह को बूंदी वालों के महलों में रह रही थी। यहाँ से लेके कुंभलगढ़ में आ जाती है, कुंभलगढ़ के किलेदार के पास आती है और वहां का किलेदार था जी आशा देवपुरा। आशा देवपुरा नाम का किलेदार था। इसके पास आती है, इसको सारी घटना बताती है, लेकिन आशा देवपुरा जो है बनवीर के डर से पन्ना धाई को रखने से मना कर देता है कि मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। लेकिन इस आशा देवपुरा की जो माता थी वो ये बात सुन लेती है कि आशा देवपुरा ने सहायता नहीं की है पन्ना धाई की। आशा देवपुरा की माता आके पन्ना धाई से बात करती है और देवपुरा को कहती है कि मूर्ख तू क्या बात कर रहा है,
कुछ समय पहले हमें सांगा ने इस किले की हिफाजत के लिए रखा था और आज उनका ही वंशज, उनका ही पुत्र किले के बाहर खड़ा सहायता मांग रहा है और तो दूसरे किसी से डर के उसे सहायता नहीं दे रहा है। आशा देवपुरा भी ये सोचता है और सहायता देता है। पन्ना धाय वह उदय सिंह को दुर्ग में लेता है और अपने पास रखता है। कुछ समय बाद में उदय सिंह बड़ा हो जाता है। कुछ समय बीतने के बाद में तो फिर पन्ना धाय और आशा देवपुरा ने सुलंबर वालों को बुलाया। मैंने बताया था मेवाड़ का जो राजा बनेगा, राज तिलक करेंगे तो कौन करेंगे? सलुम्बर के चुंडावत करेंगे। तो इन सलुम्बर वालों को बुलाया, सलुम्बर वाले आते हैं और फिर इनको ये भी पता था, कुछ समय पहले बात चलाई गई थी कि बनवीर ने उदय सिंह को मार दिया। अब इन्होंने सोचा कहीं पन्ना धाय अपने पुत्र को राज दिलाना तो नहीं चाहती है आशा देवपुरा के साथ मिलके। उदय सिंह को पहचाने कैसे जी? ये छोटा था तब इससे बूंदी अपने ननिहाल रहने लग गया था। फिर बूंदी वालों को बुलाया गया और बूंदी वालों ने देखा और कहा ये है तो हमारा ही, ये उदय सिंह ही है। उनके कहने पे इस उदय सिंह को चित्तौड़ मेवाड़ का राजा बनाया गया। अब उदय सिंह राजा बनता है जी 1537 से 72 तक राज करता है। उदय सिंह पढ़ लेते हैं उदय सिंह में क्या है। उदय सिंह को राजा बनाने का जो कार्य किया वो किया था जी पन्ना धाय वह और आशा देवपुरा ने इसकी सहायता से राजा बनाया। बूंदी की सहायता से सुलुम्बर वालों ने राजा बना दिया उदय सिंह को। अब पढ़ते हैं महाराणा उदय सिंह। टाइम पीरियड है 1537 से 1572 तक शासन करता है उदय सिंह। अब उदय सिंह वही राजा बन गया। सारी घटना मैंने बता दी। आशा देवपुरा पन्ना धाय राजा बनाते हैं। राजा बनने के बाद में एक युद्ध होता है जी मावली का युद्ध। मावली का युद्ध होता किसके लिए? क्योंकि उदय सिंह से पहले बनवीर जो था वो राज कर रहा था मेवाड़ पे। युद्ध होता है जी 1540 में। उदय सिंह व बनवीर के मध्य। उदय सिंह के जोधपुर वाला मालदेव जो है, मालदेव सहायता करता है उदय सिंह की। इस युद्ध में बनवीर हार जाता है, उदय सिंह जो है जीत जाता है और उदय सिंह अब प्रॉपर राजा बन गया। लेकिन इस मावली के युद्ध में ही मालदेव उदय सिंह की सहायता करता है। इसके बाद में उदय सिंह की सहायता नहीं होती है मालदेव के साथ। कारण क्या है कि मालदेव की पत्नी थी झाली रानी थी। इस झाली रानी की एक छोटी बहन और थी और वो अत्यधिक सुंदर थी और ये मालदेव चाहता है कि बड़ी बहन से तो विवाह हो गया और छोटी से और हो जाए। ये इस छोटी बहन से भी विवाह करना चाहता है, लेकिन जो झाला राजा थी वो इससे विवाह करना नहीं चाहती है। तो उन्होंने क्या किया, उदय सिंह को मैसेज किया और ये छोटी वाली जो झाली रानी है इसके साथ उदय सिंह का विवाह कर दिया। विवाह करने के कारण ये जो मालदेव है ये उदय सिंह से नाराज हो जाता है। उदय सिंह को कहता है कि इस झाली रानी से तो विवाह मेरे को करना था, लेकिन तूने कर लिया, ये बहुत बड़ा गलत काम कर दिया। उदय सिंह और जोधपुर के बीच में बननी जो है बंद हो जाती है, विवाद प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद में
फिर एक युद्ध होता है 1557 के अंदर, हरमाड़ा का युद्ध होता है। मावली के युद्ध के बाद में उदय सिंह हरमाड़ा का युद्ध होता है। 1557 में, और हरमाड़ा पड़ता है जी अजमेर में। कहाँ पे? अजमेर में। यहाँ का जो राजा था, सामंत था या सुल्तान था, वो था जी हाजी खां पठान। हाजी खां पठान नाम का व्यक्ति जो था, यहाँ का राजा था। और इस हाजी खां की सहायता करता है मालदेव। इस बार उदय सिंह की सहायता नहीं करता है। ये युद्ध होता है जी रंगराय महिला के लिए। रंगराय महिला के लिए होता है। उदय सिंह कहता है इस महिला को तो मुझे दे दे, लेकिन हाजी का पठान इस महिला को नहीं देता है। बाद में इस महिला के लिए उदय सिंह हाजी का पठान के साथ युद्ध करता है, लेकिन इस युद्ध में जी उदय सिंह हार जाता है। उदय सिंह हार जाता है। इसके बाद में और पढ़ते हैं, उदय सिंह के 1559 में पोता होता है महाराणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह जन्म लेता है। अमर सिंह जन्म लेता है। इसकी खुशी में उदय सिंह जाती हैं अपने पूरे परिवार के साथ एकलिंग मंदिर पे धोख लगाने। एकलिंग मंदिर पे धोख लगाने के बाद में उदय सिंह ने कहा इनसे आगे भी अपनी घूमने यात्रा के लिए चलती हैं। आगे चलती हैं तो उदय सिंह पहुंच जाती हैं आहड़ में, बेड़च नदी के किनारे। बेड़च नदी के किनारे, और उस सुंदर व्यू को, दृश्य को देख के इन्होंने वहां पे रहने का प्लान बनाया। तो वहां पे जो महल बनवाए, वो महल है जी मोती महल। यहाँ पे कुछ समय रहती हैं। इन महलों से आगे फिर ये घूमने जाते हैं, किसी पहाड़ी पे घूमने जाते हैं। उस पहाड़ी पे जी एक ऋषि बैठा था। उस ऋषि ने कहा उदय सिंह तो जहाँ पे मैं तपस्या कर रहा हूँ, यहाँ पे शहर बसा, और ये क्षेत्र तेरे पास ज्यादा समय तक रहेगा, ज्यादा समय तक तू इस क्षेत्र पे अधिकार करेगा। उसके कहने पे उदय सिंह ने उस क्षेत्र पर शहर स्थापना कर दी। वहां पे शहर बसाया, उसको कहते हैं जी उदयपुर शहर। 1559 में यह शहर बसाने के बाद में यहाँ पे एक झील और बनवा दी, उदय सागर झील। उदय सागर झील का निर्माण भी करवा दिया। इसी शहर के पास में जलाशय भी होना चाहिए। सारी की सारी घटना है जी 1559 की घटना है। इसके बाद में और पढ़ते हैं और आगे की क्या घटना है। इसके बाद में अकबर आता है और अकबर सोचता है अपने मेवाड़ पे अधिकार कर लेते हैं। उदय सिंह को हरा के मेवाड़ पे अधिकार कर लेते हैं और अकबर चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। चित्तौड़ पर आक्रमण करता है 1567-68 में। 1567-68 में आक्रमण करता है और इसे चित्तौड़ का तीसरा साका भी कहते हैं। ये तीसरा साका है चित्तौड़ का 67-68। अकबर दिल्ली से अपनी सेना के साथ आता है, लेकिन इस बार दुर्ग वालों ने मेवाड़ के सैनिकों व सामंतों के बीच में पालान बना कि हर बार ऐसा होता है जब कोई बाहरी आक्रमण वाला दुर्ग किले को घेर लेता है तो राजा दुर्ग के अंदर होता है, राजा युद्ध लड़ता है। इस बार राजा को पहले ही बाहर भेज देते हैं। उदय सिंह को गीवा की पहाड़ियों में भेज दिया था।
गिरवा की पहाड़ियों में भेज दिया था कि अगर हम मर गए तो राजा बाहर बैठा है, राजा बाहर से सेना तैयार करेगा और दोबारा आक्रमण करके कब्जा कर लेगा, क्षेत्र अपने वापस अधिकार कर लेगा। लेकिन अगर पिछले समय से देखे तो राजा अंदर ही होता है, राजा हार जाता है, फिर साका होता है, जोहर होता है, बाद में कोई वंश जाता है, वो सेना बनाता है, वो अपने क्षेत्र के लिए लड़ता रहता है, युद्ध करता रहता है। इसलिए उदय सिंह को गिरवा की पहाड़ियों में पहले ही बाहर भेज दिया था। उदय सिंह अपने पूरे परिवार के साथ गिरवा की पहाड़ियों में चला जाता है, लेकिन जो ये चित्तौड़ का किला है ये दो व्यक्तियों को देके जाता है, जयमल मेड़तिया वह पत्ता चुंडावत को ये किला देके जाता है, किले की कुंजियां देके जाता है। इस पत्ता चुंडावत की पत्नी है फूल कंवर जयमल की बहन है फूल कंवर, ध्यान में रखना। अब होता है जी युद्ध होगा और अकबर की सेना ज्यादा है, दुश्मन की सेना ज्यादा है, तो आपको पता है क्या होता है, साका होता है। जयमल व फतेह दोनों व्यक्ति करती हैं केसरिया और जो जोहर करती है वो पत्ता की पत्नी जयमल की बहन फूल कंवर करती है। अब जी क्या होता है, अकबर रात के समय चित्तौड़गढ़ किले की दीवार तुड़वा देता है, दिन में दीवार तुड़वाता है और जयमल जो है वो रात में इसे वापस तैयार करवा देता है, रातों रात वापस चिनवा देता है। ऐसे कुछ दिन तक ये घटना चलती रहती है। अकबर दिन में दीवार तुड़वाता है और जयमल रातों रात बनवा देता है। अकबर ने पूछा ये इंजीनियर कौन है, पता किया जाए, तो पता चला कि ये जो मेड़ता वाला था जयमल मेड़तिया वो इधर आ गया, उधर अपनी मेड़ता पे अधिकार कर लिया था, तो वो उदय सिंह के पास आ गया। ये जयमल मेड़तिया ही है जो रातों रात ऐसा काम करवाता है। अकबर ने रात के समय में ध्यान रखना प्रारंभ किया कि जयमल जो है कब दीवार बनवाता है, और एक दिन जयमल दीवार पे खड़ा था और अकबर बंदूक से गोली मारता है, जयमल के पांव में गोली लग जाती है, पांव पैर में गोली लग जाती है, जयमल घायल हो जाता है। जिस बंदूक से गोली मारता है उस बंदूक का नाम है जी संग्राम। ध्यान में रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि जयमल जो है अकबर की कौन सी बंदूक से घायल हो गया था, तो संग्राम बंदूक से जयमल मेड़तिया घायल हो गया था। बाद के अंदर अकबर जयमल के पास मैसेज डलवाता है कि जयमल मेरे से गलती हो गई, मुझे मालूम नहीं था, मैंने तेरे से मेड़ता छीन लिया, मेड़ता पे अधिकार किया, तब तू उदय सिंह के पास आया, चित्तौड़ में रहने लगा। अब तो मैं तेरे को मेड़ता वापस दे देता हूँ, लेकिन तू चित्तौड़ मुझे दे दे। मैं तेरे को मेड़ता और वापस दे देता हूँ, तो मुझे चित्तौड़ दे दे। है गढ़ मारो हूँ धनी, कि ये जो गढ़ है ये मेरा है, मैं इसका धनी हूँ। असुर फिर कि मैं आन कि असुर को दुश्मन को ऐसे कैसे आसानी से दे दूं, आक्रमण करना पड़ेगा। कौन दी चित्रकूट री दीदी मोही दीवान की, चित्रकूट जो दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसकी जो कुंचियां हैं दीवान ने मुझे दी है, मुझे इसकी रक्षा करने के लिए किया है, तो मैं इसे कुंचियां चाबियां ऐसे दुर्ग तेरे को नहीं दे सकता। फिर ये अकबर सोचता है कि ले तेरे को मेड़ता तो दिया, साथ में नागौर और दे दिया, अब तेरे पास दो क्षेत्र हो गए, मेड़ता भी है और नागौर भी है, बड़ा क्षेत्र है, अच्छे से अधिकार करेगा। अब फिर जयमल एक बड़ा अच्छा रिप्लाई देता है, भूख ना मिटे मेड़ता, ना मिटे नागौर, भूख ना मिटे मेड़ता, ना मिटे नागौर, रजवतरी भूख है अनोखड़ी, मरिया मिटा चित्तौड़। जयमल रिप्लाई देता है, ना भूख न मिटे मेड़ता तय और न मिटे नागौर तय, कि अगर तू मेड़ता नागौर दे रहा है इससे भूख नहीं मिटेगी।
आ रजवत भूख अनोखड़ी की, ये जो रजवत राजपूती भूत है अनोखी भूख है। मर्या मिटे चितौड़, मरने के बाद में ही चितौड़ मिटेगा, ऐसे नहीं मिटेगा। जी ठीक है। अब जी अकबर को पता चल गया युद्ध होना संभव है, युद्ध करना ही पड़ेगा, तब ही चित्तौड़ पे अधिकार होगा। अकबर आक्रमण करता है, फूल का और जौहर करती है, जयमल फतह दोनों के दोनों व्यक्ति केसरिया धारण करती हैं। अब जब आक्रमण होने वाला है जी, तब जयमल एक दीवार के पास ऊंट में बैठा रो रहा होता है कि राजा जी मुझे कौचिया चित्तौड़ संभाल के गए थे, मैं युद्ध लड़ूंगा, लेकिन आज सबके पास अधिकार है, सब खुशी खुशी युद्ध लड़ेंगे, मेरे पांव में चोट है, मैं चल नहीं सकता, युद्ध नहीं कर सकता, और कोई फिरंगी आएगा, कोई दुश्मन आएगा, सैनिक आएगा, वो मुझे ऐसे ही मार देगा। इधर से कल्ला राठौड़ आता है, कल्ला जी आते हैं, अंकल जी किस बात की चिंता, क्यों रो रही हो? जी बेटा ये बात है, मैं युद्ध नहीं लड़ सकता, ये मेरे लिए बड़ी लानत की बात है। कल्ला कहता है अंकल है, जब भतीजा है आपके पास तो डरने की क्या बात है। कल्ला ने अपने कंधों पे बिठा लिया रायमल को, कंधों पे बिठा के जयमल और कल्ला दोनों युद्ध लड़ते हैं। इसलिए कल्ला को 4 हाथों वाला, कितने हाथों वाला, 4 हाथों वाला देवता आज भी कहते हैं। दोनों बड़े खतरनाक तरीके से लड़ते हैं, दोनों के दोनों व्यक्ति हनुमान पोलवे, भैरव पोल के बीच में मारे जाते हैं। अब बचा पत्ता भी राम पोल के पास मारा जाता है, राम पोल के पास मारा जाता है। अब जी क्या होता है, अकबर दुर्ग में प्रवेश करता है, लेकिन अंदर क्या मिलती है जी, राख ही राख, सारा तेज मैस हो गया था। अकबर फिर एक बार वो ही घटना दोहराता है जो एक बार पहले घटी। अकबर 30,000 लोगों को कटवा देता है, नरसंहार करवा देता है। ये जो घटना है चित्तौड़ पे अधिकार करना, घटना घटाना, 30,000 लोगों को मरवाना, ये घटना है जी 25 फरवरी 1568 की घटना है। 25 फरवरी 1568 की घटना है। इसमें अकबर ने अधिकार तो कर लिया, जयमल व फतह को भी युद्ध में मार दिया, लेकिन इनसे प्रभावित होता है और इन दोनों की हाथियों पे हाथी चढ़ी हुई मूर्तियां आगरा के किले में लगवाता है, आगरा के किले में लगवाता है, आगरा के किले में लगवाता है। दोनों की हाथियों पे सवार मूर्तियां हैं, आगरा के किले में लगवाता है। इनके लिए कहा जाता है, इनके लिए एक कहावत है, जयमल बढ़ता जीवन पत्ता डबी पास, हिंदू हिंदू चढ़िया हाथियां, हिंदू चढ़िया हाथियां अड़ियो जा आकाश। ये जयमल जो पत्ता है दोनों के दोनों मूर्तियों पे सवार है। जयमल की मूर्ति है जो जीवनी साइड में है, और जो पत्ता की जो मूर्ति है डाबी पास, जीवनी की दूसरी जो साइड होती है उसके साइड में है। लेकिन औरंगजेब आता है अकबर के बाद में, उसने इन दोनों मूर्तियों को यहाँ से तुड़वा दिया था। लेकिन बाद में बीकानेर का राजा है राय सिंह, बीकानेर का राजा राय सिंह है, राय सिंह ने बीकानेर के दुर्ग में इन दोनों व्यक्तियों की मूर्तियां लगवाई है हाथी पे सवार को। अब
बीकानेर के अंदर लगवाने वाला व्यक्ति राय सिंह है। बीकानेर के इस दुर्ग का सूरज पोल है। इस सूरज पोल के पास में दोनों की दोनों मूर्तियां लगी हुई है, हाथी पे सवार। इसके बाद में बात करें तो 28 फरवरी, होली वाले दिन 28 फरवरी को 1572 में होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। उदय सिंह मर जाता है, गोगुंडा में होता है उदय सिंह। चित्तौड़ पे तो अकबर ने अधिकार कर लिया था, गोगुंडा चला जाता है। गोगुंडा में 28 फरवरी 1572 को होली के दिन उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में पढ़ेंगे महाराणा प्रताप, लेकिन महाराणा प्रताप से पहले मैं आपको एक और कहानी बताऊंगा। उदय सिंह ने महाराणा प्रताप को राजा न बना के अपनी दासी के प्रभाव में आके किसी और को राजा बना दिया था, वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म द्रोणा पीसीएस को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों। मैं आपका साथी संजय रतिवाल।